जो नॉर्मल प्रॉफिट कमान अर्जित कर रहे हैं और भविष्य में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का अमाउंट है, उन दोनों में डिफरेंस आएगा। नॉर्मल रेट पीछे से चलती आ रही होगी कि भी इतना अमाउंट हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम ज्यादा कमा सकते हैं। फ्यूचर में हम प्लानिंग बताते हैं कि हमारा प्रॉफिट है इतना रह सकता है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में जो अंतर आएगा उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सिंपल है, क्या करना, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसी सीट में हम नीचे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने वाले लाभ जो हम फर्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेशन किया था, उस प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने सेकंड स्टेप में याद किया था उसमें से हम लेस करेंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। और इस प्रॉफिट के द्वारा हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। ख्याति का मूल्यांकन हम एवरेज प्रॉफिट के आधार पर कर सकते हैं और सुपर प्रॉफिट के आधार पर भी हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि व्यापार के औसत 3 वर्ष के लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, तो 3 वर्ष के औसत लाभ हम याद करेंगे और उस औसत लाभ को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 वर्ष के सुपर लाभ या अधिलाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, तो हम 5 वर्ष के सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने का तरीका भी आपको बताया गया है। सबसे पहले हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के बाद में हम नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट स्टेप बाय 1 और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट स्टेप बाय 1 और सेकेंड स्टेप नेक्स्ट स्टेप बोलते हैं जिसको, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट हम कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेशन करने के बाद में हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट घटाएंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्रॉफिट की गणना कर सकते हैं। किसके लिए गणना करते हैं? गुडविल का मूल्यांकन करने के लिए। गुडविल का मूल्यांकन करने के लिए हमें जरूरी है कि ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर हमारे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का अमाउंट राइट नहीं आया, अगर उसने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी तो गुडविल का अमाउंट है वो भी राइट नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि हमें गुडविल का मूल्यांकन करना है तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे याद करते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट याद करने के बाद में हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे याद करते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद हम सुपर प्रॉफिट कैसे याद करते हैं। इस प्रकार हम 3 प्रॉफिट याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो हम ख्याति का मूल्यांकन किन किन विधियों के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट जो मेथड है उसके आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है इसका हम कैलकुलेशन करेंगे और उस विधि को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के परचेज के आधार पर नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। मतलब भविष्य में आशातीत लाभ अथवा अधिलाभ के वर्षों की क्रय विधि। वापस बोल देता हूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। भविष्य में आशातीत लाभ अथवा अधिलाभ के वर्षों की क्रय विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं कि व्यवसाय के गत वर्ष के कुछ वर्षों का औसत लाभ हम ज्ञात करते हैं।
या सुपर मेंटेनेबल प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, जो कि भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ होंगे। जो अभी आपको बताया था कि जो भविष्य में कायम रहने वाले संभावित लाभ है वो 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष के गुणा क्षति का मूल्य मान लिया जाता है। या तो 5 वर्ष का दिया जाएगा, या 3 वर्ष का, या 7 वर्ष का। अतः यदि इस विधि के द्वारा क्षति का मूल्यांकन करना हो तो सर्वप्रथम ये निश्चित करना होगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कितने वर्ष की क्रय के आधार पर क्षति का मूल्यांकन करना है, अथवा अधिलाभ के मूल्य के आधार पर मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, क्वेश्चन में औसत लाभ दिए होंगे जिसे हम आशातीत भावी लाभ मान सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 43,160 रुपये का अमाउंट है, वो औसत लाभ है, तथा औसत लाभ के 3 गुणा के आधार पर क्षति का मूल्यांकन करना है। तो हमारा औसत लाभ कितना हो गया, 43,160 रुपये। और कितने गुणे के आधार पर करना है, 3 गुणे के आधार पर करना है। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गए 3, और एवरेज प्रॉफिट हो गया 43,160। टोटल अमाउंट हो गया 1,29,480। यदि क्षति का मूल्य संभावित भावी अधिलाभों के वर्षों के क्रय के आधार पर माना जाए तो तब यह प्रश्न उपस्थित होगा कि अधिलाभों की संख्या कितनी अधिक या कम ली जाए, किसकी, सुपर प्रॉफिट की। एक सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति भी ये कह सकता है कि अधिलाभों के क्रय के आधार पर लिए गए औसत लाभ है वो अधिलाभ के 3 या 5 वर्ष के आधार पर हम उसकी गणना कर सकते हैं। मान लीजिए कि उदाहरण में क्षति का मूल्यांकन 5 वर्ष के शुद्ध लाभ के आधार पर करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल प्रॉफिट लेंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल प्रॉफिट है 18,645। सिंपल प्रॉफिट कितना है हमारा, 18,645। और एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 43,160। तो 43,160 लेस 18,645, जो अमाउंट हमारे पास आया है वो 24,515, अर्थात अधिलाभ हो गया हमारा 24,515। कैसे हो गया, 43,160 है हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या घटाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, 18,645। 18,645 को हम लेस करेंगे 43,160 में से, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा 24,515। और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 5 वर्ष के क्रय के आधार पर हमें क्षति का मूल्यांकन करना है। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, 1,22,575। यह हमारी हो गई गुडविल। तो इस प्रकार हम क्रय के आधार पर क्षति का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे 5 वर्ष के आधार पर करना तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 वर्ष के आधार पर करना है तो 3 वर्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार हम क्षति का मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्षति का मूल्यांकन क्रय के आधार पर किस प्रकार करते हैं, जिसे हम और अधिक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सिंपल तरीका है क्षति का मूल्यांकन करना, किस विधि के आधार पर,
क्रय विधि के आधार पर। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आपने ये 3 प्रॉफिट है वो स्टेप बाय स्टेप सही निकाल लिए तो क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना बहुत ही आसान हो जाएगा और कोई गलती होने की संभावना आपको नहीं होगी। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप इनकी टेबल है वो आपको ज्ञात होनी चाहिए। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या बातें बताई गई है उसी के आधार पर हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन करेंगे तो कोई गलती होने की संभावना नहीं है। अगर फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला भी सिंपल है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बराबर फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ स्टार्ट एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। और उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कितने वर्षों की ख्याति के मूल्य के आधार पर गणना करनी है। तो फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट आ गया, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर। इसी प्रकार अधिलाभ के आधार पर हमें ज्ञात करनी है ख्याति, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बराबर फ्यूचर सुपर प्रॉफिट, फ्यूचर का सुपर प्रॉफिट का अमाउंट कितना है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा गुडविल का। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि दोनों जो विधियां हैं उसमें ख्याति का मूल्य अलग अलग होगा। अब कई बच्चे को समझने में दिक्कत आती है, वो सोचते हैं कि दोनों के अनुसार वो ख्याति का मूल्य वो सेम आना चाहिए। सेम नहीं आएगा। अगर आप एवरेज प्रॉफिट के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं तो ख्याति का मूल्य अलग आएगा। अगर आप सुपर प्रॉफिट के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट का ख्याति का मूल्य वो अलग आएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा। अतः ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी बात? कि दोनों कैलकुलेशन करने में अमाउंट डिफरेंस आएगा गुडविल का। तो इस प्रकार हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। थैंक यू।